नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों परीक्षा मंथन का जो है ये प्रैक्टिस सेट है। और ये कुल मिला के साथियों 5 प्रैक्टिस सेट में आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 2 प्रैक्टिस सेट आपके बीच उपलब्ध करा दिया चुका है। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे अर्थात 141 मीटर जो है ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये मणिपुर में किया जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आरबीआई की कितनी अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत किया है? तो ये साथियों जो शुरुआत किया है तो ये है 2 जो है केंद्रीय पहल की शुरुआत किया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक जो है 26वां रहा। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल जिसका नाम है रक्षक, तो रक्षक की शुरुआत किया है? ओडिशा सरकार। अगले सवाल को देखें। कहता है अरुण कुमार वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, कहता है यह किस क्षेत्र से संबंधित रहा? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित रहा। अगला सवाल देखें। कहता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 20 नवंबर को आयोजित किया गया था, तो यह गोवा में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहाँ पर जो है कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया? तो बिहार के पटना में कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया, राज्य कैंसर संस्थान। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दिया है? तो ये देश है अमेरिका। अगला सवाल, बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय महत्व की जो है संस्था घोषित किया गया, ऐसा बिहार के कौन सा संस्थान है? तो ये जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर है। अगला सवाल देखें। कहता है हाल ही में WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दिया है? तो ये वैक्सीन है कोवैक्सीन। अगला सवाल, बिहार के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ने बिहार में किस जगह पर जो है 1 और 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है? तो ये समस्तीपुर में किया है। अगले सवाल को देखें। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है गृह मंत्री अमित शाह। अगला सवाल देखें। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 तो ये जीता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के लेखक हैं जिनका नाम है डेमन गुलगुट? इन्हें जो है बुकर पुरस्कार मिला था 2021 ईस्वी में। तो बुकर पुरस्कार 2021 ईस्वी से सम्मानित किया गया था डेमन गुलगुट और इसका संबंध साउथ अफ्रीका से रहा। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा के किनारे किस शहर को जो है तीसरा स्थान मिला है? तो यह है मुंगेर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जिनका नाम था जस्टिस अशोक भूषण, तो इसको जो है किस चेयरपर्सन का नियुक्त किया गया है, यानी कि किसका चेयरपर्सन बनाया गया? तो ये जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है बनाया गया। अगला सवाल को देखें। कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों के मामले में बिहार का स्थान तो ये रहा था 12वां। अगले सवाल को देखें। हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने बहुराष्ट्रीय निगमों पर वैश्विक न्यूनतम कर जो है कितने प्रतिशत करने का समर्थन किया? तो ये G20 देशों के नेताओं में जो है बहुराष्ट्रीय निगमों का वैश्विक सम्मेलन हुआ था, जिसमें वैश्विक स्तर पर न्यूनतम कर जो है कितने प्रतिशत करने का समर्थन किया? तो ये किया गया था 15%। अगला सवाल देखिए। बिहार में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूहों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो ये जो है 25% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अगला सवाल, हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन G20 देशों के नेताओं ने
ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस लक्ष्य तक जो है सीमित करने पर सहमत हुए। तो ये जो है 1.5 जो है डिग्री सी यानी कि 1.5 डिग्री सी को जो है कम करने के लक्ष्य को घोषित किया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किन्हें भारत की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। ये जो है संविधान की अंतरात्मा के रूप में, तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में प्रस्तावना और फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जाना जाता है। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो अनुसूची 2 को संशोधित किया जा सकता है और अनुसूची 5 को साधारण विधि से। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है। तो मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है, दिए गए ऑप्शन में देखना है। कहता है एक किसान अपना खेत बेचता है और कारोबार प्रारंभ करता है, तो ये तो है। कहता है एक व्यक्ति गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवास करता है और वहीं बस जाता है, ये भी है। कहता है एक व्यक्ति अपने पिता यानी माता पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करता है, ये इसमें जो है इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। और एक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने में मान सकता है, ये भी बात सत्य है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारत की संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए थे। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो कार्य संपन्न किया गया था, तो ये था भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, भारत के राष्ट्रीय गीत का अंगीकार और साधारण कानूनों का अधिनियमन। तो 1, 2, 3 जो है आपका ये सभी कार्य किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1, 2, 3। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखा जाए तो कहता है इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 में किया गया था, यह सत्य है। कहता है यह जो है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अधीन है, ये बात गलत है। कहता है इसे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, तो ये बात जो है सत्य है। तो 1 और 3 जो है आपका सत्य है, विकल्प नंबर बी। अगले सवाल को देखें, कहता है मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो यह कहता है यह किसके आधार पर की जाती है, अर्थात इस समिति की अध्यक्ष कौन होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाली जो समिति होती है उनमें सदस्य कौन कौन होते हैं सदस्य के रूप में। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद देखा जाए तो फिर होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री। तो 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित पर विचार करना है और कहता है यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि उपयुक्त विशेष परिस्थितियों में कौन सी भारतीयों के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। तो राष्ट्रपति शासन ये मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करता क्योंकि ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है, ये राज्य में चलता है और राष्ट्रीय आपातकाल करता है और फिर मार्शल लॉ करता है। तो 2 और 3 विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 1919 के प्रावधान में कौन कौन सा जो है प्रावधान दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका है विकल्प कि इस अधिनियम में आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई, यह बात सत्य है। और कहता है इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है 1909 के अधिनियम से ही प्रारंभ हुआ था, तो ये इसमें नहीं था, लेकिन विकल्प नंबर ए जो है एक इसमें मौजूद था। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये देखा जाए तो कहता है इसे केवल तब अधिरोपित किया जाता है जब राज्य केंद्र द्वारा जो है दिए गए निर्देशों का अनुपालन विफल हो जाता है। तो ये जो है राज्य केंद्र द्वारा दिए गए नियमों का विफल, ये जो है इसमें बात सत्य नहीं है। कहता है राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। राष्ट्रपति शासन में ऐसा किसी भी बात का उल्लेख नहीं है, ये जो है संसदीय कानून की ज़रूरत पड़े। तो 1 और यानी कि दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जो है समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है भारत का मूल अधिकार। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है। तो आपातकाल की उद्घोषणा इंगित करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात और फिर राष्ट्रीय आपात को, यह राष्ट्रपति शासन ये जो है इसके अंतर्गत नहीं है।
तो ये जो है केवल राष्ट्रीय आपातकाल, ये जो है केवल राष्ट्रपति आपातकाल जो है दिए गए ऑप्शन में सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किन की स्थापना की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देखा जाए तो किन की स्थापना, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। परंतु में द्वैत शासन 1919 में लगाया गया था, केंद्र में लगाया गया था 1935 के अधिनियम में। तो आपका 1 और 3 जो कि विकल्प नंबर बी में मौजूद है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है संविधान में महान्यायवादी के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल प्रावधान करता है, ये गलत है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कहता है इसे निजी रूप से वकालत करने से रोका जा सकता है, ये गलत बात है, इसे रोका नहीं जा सकता है। और महान्यायवादी को वह सभी विशेषाधिकार दिए गए हैं जो सांसदों को मिलता है, ये बात सत्य है। तो ये जो है आपका विकल्प नंबर सी होगा, यानी कि तीसरा केवल सत्य है। अगला सवाल कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है प्रतिबिंबित होने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत हैं। तो समाजवादी सिद्धांत कहता है कौन सा है, तो कहता है न्याय समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात सत्य है। और उसके बाद कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करना एवं उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना, ये भी है। और कार्य की उपयुक्त एवं मानवीय दशाओं के साथ साथ मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, ये भी है। तो अनुच्छेद ये 40 में है और ये 39 के ए में है और ये जो है अनुच्छेद 42 में है। इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि तीनों का तीनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोगों या समितियों की स्थापना की गई थी। तो एस.के. धर आयोग भी था, फजल अली आयोग भी था और जे.वी.पी. समिति भी था। तो उपयुक्त हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ये तीनों जो है समितियां मौजूद था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले सवाल को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक या गैर संघात्मक विशेषता है। एकात्मक या गैर संघात्मक है तो एकल संविधान है, एकल नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 1 और 3 जो है सत्य है। भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ये बात जो है सत्य है। फिर देखा जाए इसके सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि ये चुनावी गया था और निर्वाचन के द्वारा भी हो गया था, यानी कि मनोनीत भी किया गया था निर्वाचन के द्वारा, यानी कि बी विकल्प गलत है। केवल 1 जो है आपका सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस ओर इंगित करती है। तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा देखा जाए तो ये करता है व्यक्तियों और समुदायों, यानी कि दोनों को जो है धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो व्यक्ति या समुदाय जिस धर्म को चाहे मान सकती है। तो ऑप्शन नंबर केवल बी आपका जो है सत्य है। ये धर्म राज्य के अनिवार्य रूप को पूर्णतः पृथक होना, ये जो है इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगला सवाल देखें। कहता निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नए निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। तो 42वां में भी जोड़ा गया, 44वां में भी और 97वें में भी। तो 97 में भी जोड़ा गया, यानी कि तीनों में जोड़ा गया था। तो उपयुक्त हो जाएगा आंसर 1, 2, 3। अगले प्रश्न को देखें। कहता है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं। कहता है संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जो है वित्तीय आपातकाल वापस लिए जाने तक और अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है, ये बात तो सत्य है। फिर अगले विकल्प को देखें। कहते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत की समेकित निधि पर भारित वेतनों में कटौती नहीं की जा सकती है, कटौती की जा सकती है वेतन में। कहता है पहली बार इसकी घोषणा 1991 में। तो ये जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक की ही नहीं गया है, अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। तो केवल आपका 1 ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखें। कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिरोपण निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में के अंतर्गत जो है अनुचित माना जाता है, यानी कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन अनुचित माना जाता है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में कुशासन की स्थिति में जो है अनुचित माना जाता है। तो केवल आपका 3 कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका को अलग करता है। अगला सवाल। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता तो ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में जो है ज़्यादा हॉट स्पॉट पाया जाता है विविधता जीवों के अंतर्गत। अगला सवाल। कहता है जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है।
तो औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा जो है जल प्रदूषण फैलता है। अगला सवाल, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो यह है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। अगला सवाल देखें, कहता है वायुमंडलीय प्रदूषण गैस कौन सी है? तो वायुमंडलीय प्रदूषण गैस जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला सवाल देखें, कहता है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान। तो सर्वाधिक योगदान देखा जाए तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सर्वाधिक सबसे कम योगदान देखा जाए तो होता है मीथेन का। अगला सवाल देखें, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन के द्वारा, यानी कि जलने के कारण ईंधन की। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो अल्पजीवी है ये मीथेन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो सर्वाधिक जीवन काल ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो ये नायलॉन से होता है। अगला सवाल, कहता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड की प्राकृतिक स्रोत देखें तो यह उष्णकटिबंधीय मिट्टी में पाई जाती है। अगला सवाल, कहता है मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण जो है रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। कहता है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? तो एयर कंडीशनर है। अगला सवाल देखें, कहता है पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा? तो सबसे बड़ा खतरा है वनों को नष्ट करना। अगला सवाल देखें, कहता है सूखा को नियंत्रित करने में वन जो है कैसे सहायक होता है? तो वन सहायक होता है सूखा को नियंत्रित करने में कि इससे जो है वर्षा होती है वनों से। अगला सवाल, कहता है जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो खाद्य श्रृंखला पहले घास हो जाएगा उत्पादक, फिर जो है कीट भक्षी आएगा, यानी कीट पक्षी आ जाए, पक्षी होगा, फिर सर्प जो है उसे खाएगा कीट को। अगला सवाल, कहता है कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो स्वतंत्र रूप से जो है बैक्टीरिया मृदा में पाया जाता है वह है एजेटोबैक्टर। अगले सवाल को देखें, कहता है एस्ट्रोसेट क्या है? तो एस्ट्रोसेट जो है ये एक क्षुद्र ग्रह है। अगला सवाल देखें, कहता है किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मछलियाँ। अगला सवाल है भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं? तो यह है 23.54% भूभाग में वन। अगला सवाल, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश? तो वो है स्वीडन है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश है स्वीडन। अगला सवाल देखें, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं किस क्रम के? तो संकल्प गुप्ता जो है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और बात करें 70वें ग्रैंड मास्टर की तो यह है राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर। और बात करें 71वें तो संकल्प गुप्ता हो गया। 72वें की बात करें तो मित्रभा गुहा है 72वां। और 73वें की बात करें तो यह है भरत सुब्रमण्यम 73वें जो है ग्रैंड मास्टर। अगला सवाल देखें, कहता है एरेबिका। तो एरेबिका जो है एक कॉफ़ी का प्रकार है। अगला सवाल देखें, कहता है कुफरी चमत्कार। तो ये कुफरी चमत्कार ये जो है आलू की फसल की प्रजाति है। अगला सवाल देखें, कहता है कॉफ़ी जो है किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा है। अगला सवाल, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य? तो काजू के उत्पादन में है केरल। अगला सवाल, मसाला पदार्थ का कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है? तो मसालों का जो है कौन सा पदार्थ जो है जड़ से? तो हल्दी जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है, लौंग जो है पुष्प कली से, और दालचीनी तो छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल, कहता है कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो ये है कर्नाटका। अगला सवाल है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगले सवाल को देखें, चीनी का जो है प्रमुख उत्पादक देश? तो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है और दूसरे स्थान पर है भारत। अगले सवाल को देखें, कहता है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? तो अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है। कहता है हापुस आम मूल स्थान कौन सा है? तो हापुस आम का जो है मूल स्थान तो यह है रत्नागिरी। अगला सवाल को देखें, कहता है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, पीली क्रांति तेल उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से,
और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता तारपीन के तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल मिलता है और सैंड्रस के जो है जूनिपेरस की लकड़ी से सैंड्रस का तेल। अगला सवाल कहता है खेती की झूम विधि व्यवहार होता है? तो झूम की खेती जो भारत के पूर्वी राज्य में की जाती है, जैसे कि नागालैंड में। अगले सवाल को देखें, कहता है भारत में कुल्लू घाटी ये जो है किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेब के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। लौंग, तो लौंग जो है ये सूखे फूल होता है, अर्थात पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है। कहता है IR-20 और रत्ना, तो IR-20 और रत्ना ये धान की जो है 2 प्रमुख किस्में हैं। अगला सवाल को देखें, कहता है वे 2 राज्य कौन सी है जिनमें लौटती हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं? तो चक्रवात से जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश और ओडिशा। अगले सवाल को देखें, कहता है कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो सबसे अधिक आर्द्र यानी कि वर्षा वाला स्थान है मानसीनराम मेघालय। इससे पूर्व में था चेरापूंजी। ये दोनों के दोनों मेघालय में है। अगला सवाल, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में जो गर्मी आती है ये विकिरण के माध्यम से आती है। अगला सवाल को देखें, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य यह है कर्नाटका। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? तो 17 वैज्ञानिकों को दी गई है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये था देशबंधु चित्तरंजन दास। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कहने वाला था रामानंद। अगला सवाल को देखें, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिया? यानी कि कांग्रेस से जो है अलग होकर एक अलग पार्टी ज्वाइन कर लिया था, तो उसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बायकॉम सत्याग्रह की खास बात। तो ये बायकॉम सत्याग्रह जो है ये हुआ था, यह मंदिरों में जो है प्रवेश का पहला आंदोलन था। मंदिर प्रवेश का जो है यह पहला आंदोलन था। अगला सवाल देखें, कहता बायकॉम सत्याग्रह से जुड़े हुए नेता। तो बायकॉम सत्याग्रह से जुड़े हुए नेताओं की बात करें तो नारायण गुरु था, एन कुमार था और टी.के. माधवन था। टी.के. माधवन जो कि आपके ऑप्शन में मौजूद हैं। अगले सवाल को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन पारित हुआ था कोलकाता अधिवेशन 1920 में, और ये जो लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ था, तो सर्वप्रथम गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अगला सवाल, कहता है राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? तो ये जो है छपरा से सक्रिय रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें, मंदिर तथा मस्जिद जहाँ पंडित मंत्र पढ़ते हैं तथा मुल्ला अजान देते हैं, ये हमें आकर्षित नहीं करते हैं। मैं अपना ईश्वर अपने देश की मिट्टी में देखता हूँ, यह कथन कहने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे मोहम्मद इकबाल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? देखा जाए तो कहता है सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, तो ये तो था। कहता है रॉलेट एक्ट को वापस ले, ये भी था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करें, ये इसके अंतर्गत नहीं था। और ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारपूर्वक व्यवहार करे, ये इसमें था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल को देखें, कहता खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्यों को देखा जाए तो ये रहा था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी की भावना उत्पन्न करना भी था, मुस्लिम समाज का सुधार भी था, और ये जो है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का जो है रक्षण, ये भी इसमें शामिल था। तो हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था? तो ये था हकीम अजमल खां। अगले प्रश्न को देखें, असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता का समर्थन प्राप्त नहीं था? तो असहयोग आंदोलनों में देखा जाए तो इसमें
कहता है किसका जो है समर्थन प्राप्त नहीं था, तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना का था, एनी बेसेंट का था, बिपिन चंद्र पाल का था और ये जो है महात्मा गांधी का भी था। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी का सभी जो है इसमें प्राप्त था ही, तो ऐसा कोई नहीं है जो कि प्राप्त नहीं था। अगला सवाल, दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी? तो बकरीद के अवसर पर जो है गौ हत्या पर पाबंदी ये अमृतसर अधिवेशन 1919 में लगाई गई थी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था? कोलकाता 1920 असहयोग आंदोलन जो पारित किया गया था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था चित्तरंजन दास। अगले प्रश्नों को देखें, कहता राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो यह था असहयोग आंदोलन 1920। अगले सवाल को देखें, कहता असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी बर्बादी कहा? अविवेकी बर्बादी ये कहने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी जिसमें महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था? तो ये जो है इलाहाबाद में हुआ था। अगला सवाल को देखें, कहता है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी का ऐसा कथन था। अगला सवाल देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, तो यह मनाया जाता है 15 नवंबर को। अगले सवाल को देखें, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो प्रांतों के लिए ये वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। अगले सवाल को देखें, कहता है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर थे और इनमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। अगले सवाल को देखें, कहता है संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देखें, संविधान सभा के मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगले सवाल को देखें, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, तो ये थे H.C. मुखर्जी। अगले सवाल को देखें, संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल को देखें, संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यों के लिए जो बनी समिति उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल को देखें, कहता है संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष, तो कार्यों के लिए जो है संबंधित समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। अगले प्रश्न को देखें, कहता संविधान सभा के कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष, संचालन था राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि के.एम. मुंशी थे। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष, तो सदन समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा पट्टाभी सीताराम मैया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल को देखें, संविधान सभा में क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष, क्रीडेंशियल समिति बोले तो प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले सवाल को देखें, संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष, तो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीताराम मैया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे बारदाचार्य।
बारदाचार्य। अगले सवाल को देखें, कहता है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या। तो प्रारूप समिति की गठन 1947 में की गई थी। BN राव के द्वारा। इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर, और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अंबेडकर जी तो इसके अध्यक्ष ही थे, KM मुंशी भी थे, और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भी थे, लेकिन JB कृपलानी इससे संबंधित नहीं रहे। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है मूल उद्देश्य कतई इनमें से कौन सा है। तो यह है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर C। अगले सवाल को देखें, कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर कहता है विचार करने के लिए कौन सा जो है इसमें सत्य है। तो कहता है यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, ये बात सत्य है। कहता है यह मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में स्वप्रेरण से पूछताछ नहीं कर सकता, ये बात गलत है। केवल एक जो है आपका विकल्प सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अर्जेंटाइन जिनका सूत्र जो बात करें तो ये होता है संकेत AG। तो ये जो है चांदी का धातु का अयस्क है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमाह, ये सब जो है समय का मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सत्य है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सत्य है। समुद्री मील देखा जाए तो समुद्री मूल कहता है दूरी की इकाई, तो दूरी की इकाई होती है, सत्य है। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं होती बल्कि ताप की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका D हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है ज्योतिष फलस का मात्रक है, और ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है। कहता है सत्य कथन है, तो सत्य कथन यही होगा कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। अगला सवाल, हवा क्या है। तो हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। दोनों तत्वों या यौगिकों का मिश्रण होता है, अर्थात हवा जो है गैसों का मिश्रण है। कहता है पास्कल की इकाई। पास्कल की इकाई जो है, पास्कल किसका इकाई है। तो ये दाब का इकाई है। अगला सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है भौतिक राशियों के समान बेमिया सूत्र नहीं होगा। समान बेमिया सूत्र देखा जाए तो कार्य और ऊर्जा का समान होता है, बल एवं भार का समान होता है, आवेग संवेग का समान होता है, जबकि बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपका असत्य है, यानी कि दोनों सेम नहीं है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है। कौन सा मिश्रण नहीं है। तो पीतल मिश्रण है, कांच मिश्रण है, इस्पात मिश्रण है, जबकि ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन से जो है कोशिकाओं की आत्मघतिया की बैग या थैली कहा जाता है। तो आत्मघतिया की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला सवाल देखें, DNA के एक तंतुगच्छ अर्थात स्टैंड से RNA में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि DNA से RNA बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन अर्थात ये जो है अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है अदिश राशि। तो अदिश राशि जो है ऊर्जा अदिश राशि है। अगला सवाल देखिए, कहता है DNA के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। तो दोनों स्टैंड बंध जो है ये बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है ये वेग है सदिश राशि, जबकि समय, द्रव्यमान, लंबाई ये सब अदिश राशि है। अगला सवाल, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो यह द्रव्यमान प्राप्त होती है। अगला सवाल देखिए, कहता है आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो जीन जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो RBC के जो है केंद्र में नाभिक ये जो है ये केंद्रक नहीं पाया जाता है RBC में, अर्थात रेड ब्लड कार्पसेल्स में, जबकि मूल रोम या फिर प्लेटलेट्स या मोनोसाइट में पाया जाता है। अगला सवाल कहता है जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो है गुणनफल टॉर्क कहलाता है। अगला सवाल, DNA की
द्विकुंडलिनी संरचना किसने दिया था? तो ये मॉडल 1953 ईस्वी में दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, और इसे इन्हें चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। अगला सवाल कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, शून्य में कोई भी स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरेगी तो उसमें जो है त्वरण समान होगा, समान रूप से। अगले सवाल को देखें, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला सवाल कहता है नवंबर 20 से 24 नवंबर तक चले त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास। तो नवंबर जो है 20 से 24 तक चला था त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती। तो दोस्ती कहता है किन देशों के बीच होती है? तो ये मालदीव, भारत और फिर श्रीलंका के बीच होती है। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल की शुरुआत की? तो खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना ई पोर्टल की शुरुआत कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का कौन सा संस्करण फ्रांस के डेडुईगन में हुआ? फ्रांस के डेडुईगन में हुआ और शक्ति अभ्यास 2021 तो ये 6ठा संस्करण था। अगला सवाल कहता है भारत और किस देश ने भारत में 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए डील को मंजूरी दी है? तो यह है रसिया ने दी है, भारत और रसिया के बीच हुई है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।